हैंड राइटिंग, जी मैम। हैंड राइटिंग, यस मैम, हैंड राइटिंग। सुलेख वाली कॉपी आती है, मतलब आप ऐसी खराब है कि आपको उस पर दुख हो रहा है कि हैंड राइटिंग खराब है, तो उसके लिए तो सुलेख वाली कॉपी हो सकती है। मतलब एक बार लिख लीजिएगा क्या उसमें दिक्कत है, मतलब ताकि अक्षरों की बनावट एकदम ठीक रहे। लेकिन मुझे लगता है कि हैंड राइटिंग ज्यादा मैटर नहीं करती, लेकिन अच्छी हो तो अच्छा होता है। मतलब मेरी थोड़ी, मैं तो ऐसे लिखती थी एकदम जचा जचा के एकदम कि हैंड राइटिंग से ही नंबर दे दो तो इसलिए हैंड राइटिंग थोड़ी ठीक होनी चाहिए, मतलब मैटर करता है थोड़ा सा। ओके मैम, थैंक यू मैम। बोलिए, आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट करें? देखिए, आंसर राइटिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। ये वाला पॉइंट शायद मैंने बताया नहीं, आंसर राइटिंग वाला, ये ही सब कुछ डिसाइड करेगा। आपके पास कितना ज्ञान है दैट डजंट मैटर, आप उसको अपने एग्जाम में कैसे रिप्रेजेंट करके आ रहे हैं वो मैटर करता है। तो आंसर राइटिंग के लिए देखिए, आंसर राइटिंग सबसे पहले तो कब से शुरू करनी है, सच्ची बताऊं क्या आंसर राइटिंग मैंने प्रीलिम्स के बाद की थी, मतलब एकदम ऑनेस्टली मतलब कि ऐसा भी नहीं है कि मुझे कुछ आता नहीं था इसलिए नहीं की थी। मैं घर थी तो वहाँ थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट हो जाता है, मतलब चेक करवाना, किससे करवाना है टेस्ट वगैरह, लेकिन मैं ऑप्शनल की लिख लेती थी। मैंने बोला ना ऑप्शनल में तो मैं ऐसा मतलब हो गई थी प्रीलिम्स से पहले कि मैं टेस्ट वेस्ट लिख लेती थी सारे, तो ऑप्शनल की आंसर राइटिंग मैंने शुरू कर दी थी पहले से ही, जब मैं पढ़ती थी तो उस टाइम कर देती। लेकिन प्रीलिम्स की मैंने अच्छे से मतलब 1-2 क्वेश्चन लिखे होंगे, लेकिन वो वैसे ही लिखे थे बस कि 10 मिनट में लिख रही हूँ, 15 मिनट में एक क्वेश्चन लिख रही हूँ। लेकिन एकदम सीरियस वाली प्रीलिम्स के बाद शुरू की थी। प्रीलिम्स के बाद मैंने मेंटरशिप ज्वाइन किया था दृष्टि वाला, और यहाँ मतलब इन्होंने टेस्ट सीरीज जो भी प्रोवाइड करवाई और डेली टेस्ट होते थे। लेकिन मैंने यहाँ बहुत ऑनेस्टली से किया है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने उस टाइम नहीं किया तो मैंने यहाँ भी ऐसे ही किया। मैं डेली टेस्ट लिखती थी मतलब जो डेली वाला होता था। और जीएस के भी मैंने लास्ट टाइम तो सारे टेस्ट लिखे थे, जितने भी हमारे टेस्ट हुए थे जीएस के 16-22 पता नहीं कितने हुए थे, तो सारे लिखे थे। लेकिन आपको इतना तैयार रहना है, ऐसा नहीं है कि अब मैंने ऐसे बोल दिया है कि मैंने नहीं लिखा तो आप भी नहीं लिखेंगे। मतलब प्रीलिम्स से पहले आपको सारा सिलेबस हो जाना चाहिए और आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाने चाहिए कि हाँ मैं लिख लूंगी, ठीक है। तो मुझे लगता है कि प्रीलिम्स के बाद भी अगर आप शुरू करेंगे, लेकिन आप अच्छा लिखते हैं, लेकिन थोड़ा सा ना लैंग्वेज मैटर करती है। अब सबकी कैपेसिटी अलग होती है, शायद मेरी कैपेसिटी आप जितनी नहीं है और आपकी मेरे जितनी नहीं है, तो मैं थोड़ा, मेरी लैंग्वेज थोड़ी सी मैं वैसे लिखती थी, मतलब अच्छे अच्छे शब्द भारी भरकम वाले, अभिभूत और पता नहीं क्या क्या लिख देती थी क्वेश्चंस में, है ना। तो थोड़ी सी लैंग्वेज आपकी अच्छी होनी चाहिए। जैसे आप हिंदी पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे या जो भी पढ़ेंगे, और हिंदी साहित्य वालों की तो हिंदी साहित्य से हो जाती है थोड़ी सी ठीक, तो मुझे लगता है लैंग्वेज आपकी अच्छी होनी चाहिए ताकि जब आप लिखें तो अच्छा लिखें, ठीक है। तो आंसर राइटिंग बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपको तो कोचिंग आपके पास अवेलेबल है, डेली आपके टेस्ट होते हैं, तो आपको लिख लेना चाहिए। देखिए, मैं ये नहीं कहूंगी कि हमें हमेशा डिसिप्लिन नहीं रहना है एकदम, और सारे टॉपर्स एकदम डिसिप्लिन रोज ही लिखते हैं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन फिर भी आंसर राइटिंग आपको प्रीलिम्स से पहले शुरू कर देनी चाहिए। मतलब प्रीलिम्स के बाद तो आपकी चेक भी होने लग जाएगी, मतलब आपकी तो पहले भी चेक हो जाती है डेली जो टेस्ट है, तो जो डेली टेस्ट होते हैं वो लिख लिया करें, मतलब थोड़ा सा उसमें नानुकर ना करें, बस थोड़ा डर रहता है। जब एक बार आप लिखना शुरू कर देंगे ना, उसके बाद दिक्कत नहीं आएगी। और मैं थोड़ा सा फॉर्मेट बता देती हूँ कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है। जैसे ये तो पता है, सबसे पहले इंट्रो होता है। इंट्रो में क्या करना है, 2 से 3 लाइन का लिखना है, पैराग्राफ में लिखना है। जैसे कुछ भी कोई स्कीम पूछा है या कोई वाटर पोल्यूशन पे पूछा है, कुछ भी क्वेश्चन पूछा है, मतलब फ्रीडम स्ट्रगल, 1857 की क्रांति, कुछ भी, इंट्रोडक्शन लिखना है आपको 2 से 3 लाइन का। उसके बाद जो उसकी मेन बॉडी है, जो क्वेश्चन की मुख्य डिमांड है, मतलब जो उसमें पूछ रखा है। देखिए, डिमांड समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। मतलब वहां इतना प्रेशर होता है मेंस के टाइम कि आपको बस पढ़ना है क्वेश्चन, डिमांड समझना, सीधे लिखना है। इतना टाइम बिल्कुल नहीं होता है कि आप उस टाइम सोच पाए। अगर आपका पेन रुक गया बीच में तो इसका मतलब क्वेश्चन छूटेगा। तो इसलिए आपको पहले से इतना प्रिपेयर होके जाना है कि उस टाइम आप इतने, मतलब आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि आप क्वेश्चन पढ़े और डिमांड अच्छे से समझना है, एकदम अच्छे से। अगर वो रीजंस पूछ रहा है तो आपको रीजंस ही लिखने हैं। कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, मुझसे भी हो गई 1-2 क्वेश्चंस में, सबसे हो जाती है शायद, लेकिन मैं मतलब आपको ये सजेस्ट करूंगी कि डिमांड एकदम गलत नहीं समझनी है। जो वो पूछ रहा है, चाहे उस पर 10 सेकेंड लग जाए, एक बार रुक के आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, हिंदी में भी पढ़िए, देन इंग्लिश में पढ़िए, क्योंकि कभी कभी मिसप्रिंट, मतलब ऐसा, मतलब
ट्रांसलेशन में हो जाता है कि वो इंग्लिश में कुछ पूछ रहे हैं, हिंदी में कुछ पूछ रहे हैं, तो आप हिंदी का भी पढ़िए, उसके बाद इंग्लिश का पढ़िए, और फिर अपनी मतलब जो उसने पूछा है एग्जैक्ट वही डिमांड लिखनी है आपको, मतलब उसका ही आंसर लिखना है। तो बॉडी में आप वही लिखेंगे जो उसकी मेन डिमांड है। उसके बाद कंक्लूजन। हाँ, और एक सेकेंड, बॉडी में लिखेंगे कैसे? देखिए, कोशिश करिए कि जितने एस्पेक्ट्स वो पूछ रहा है, जितने डायमेंशन वो पूछ रहे हैं, सारे कवर हो जाएं। चाहे 10 नंबर का क्वेश्चन, इस बार GS2 में शायद एक क्वेश्चन आया था, ब्रिक्स के बारे में पूछा था और सार्क के बारे में पूछा था, 10 नंबर में पूछा था। उसमें उसने ये भी पूछा ये क्या होता है, इनमें डिफरेंस भी बताओ, इनमें समानताएं भी बताओ, आगे की राह भी बताओ, ये इससे अलग कैसे, मतलब 4-5 चीजें पूछी थी 10 नंबर में। और 10 नंबर में सिर्फ 2 पेज होते हैं, एक ऐसे एक ऐसे। तो कोशिश करना है चाहे आप 2-2 पॉइंट लिखें, लेकिन जितनी वो पूछ रहा है आप सारी एड्रेस करें। मतलब समानताएं भी बताएंगे आप, असमानताएं भी, जितनी वो पूछ रहा है, जितने एस्पेक्ट वो पूछ रहा है, चाहे आपको 1 पॉइंट आता हो, 2 पॉइंट होता हो, दैट डजंट मैटर, लेकिन जितनी वो पूछ रहा है आपको सारे एड्रेस करने हैं। दूसरा, कोशिश करनी है कि आप पॉइंट फॉर्म में लिखें, ठीक है? मतलब जितना, मतलब एग्जामिनर के लिए हमें ये इजी बनाना है कि हम मतलब वो आसानी से चेक करें। आप पॉइंट्स में लिखेंगे तो उसके लिए इजी रहेगा कि वो आराम से जो भी आप कहना चाह रहे हैं वो समझ जाए। तो कोशिश करिए जब टेस्ट लिखें तो पॉइंट्स में लिखें। और मैं ऐसे लिखती थी, जैसे पहले इंट्रोडक्शन दे दिया, मान लो 3 लाइन का यहाँ तक हो गया है, उसके बाद जो उसने मेन पूछा है मैं यहाँ हेडिंग बना देती थी। ब्लैक पेन से अगर आप कंफर्टेबल है तो ब्लैक से, अदरवाइज ब्लू से ही बना दीजिए, क्योंकि पेन जब चेंज होता है तो वो थॉट प्रोसेस एक बार रुकती है। ये इस बार मुझे लगा कि ऐसा होता है। लास्ट टाइम तो मैंने बस पेपर पूरा कर दिया था कि पूरा हो जाए, बस किसी तरह जो आता है लिख देना है बस सारा, लेकिन पेन चेंज भी किया लास्ट टाइम, मतलब ब्लैक ब्लू। इस बार नहीं किया, सिर्फ ब्लैक मतलब ब्लू से ही लिखा है, क्योंकि मुझे लगता है थोड़ा सा वो थॉट प्रोसेस रुकती है, पेन चेंज करते हैं उस टाइम। तो हेडिंग बना दीजिए बस ऐसे, आप उसको बॉक्स में कर दीजिए। उसके बाद यहां पॉइंट डालें, उसके बाद यहां नंबर डालेंगे और पॉइंट्स लिखेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि इसकी सब हेडिंग बनानी होती है, तो मैंने ये किसी टॉपर से सुना था, मतलब उसकी शायद कॉपी देखी होगी, शायद सुना होगा। तो मैं यहाँ ऐसे 1.1 ऐसे बनाती थी, फिर ऐसे लिखती थी इसमें ऐसे, फिर यहाँ इसके लाइन में लिखती थी 2, फिर ऐसे। तो इससे थोड़ा सा अच्छा लगता है, मतलब देखने में समझ में भी आ जाता है कि ये हेडिंग है और इसकी ये सब हेडिंग्स है। 1.1, 1.2 ए लिखते हैं तो ज्यादा टाइम लगता है हिंदी वाले, तो 1 ही लिखिए, 1 फिर देन 1.1, 1.2 ऐसे, ठीक है? उसके बाद आएगा कंक्लूजन। देखिए, बॉडी में आपकी नॉलेज मैटर करती है, जो उसने पूछा है वो आपको अच्छे से समझ में आया है या नहीं, आपने अच्छे से एड्रेस किया है या नहीं, वो मैटर करता है। लेकिन कंक्लूजन आपको हमेशा कैसा लिखना है? पॉजिटिव, मतलब थोड़ा आशावादी होना चाहिए, मतलब भविष्य को मतलब अच्छा दिखाने वाला ऐसा होना चाहिए। तो कंक्लूजन में मैंने क्या किया था, मतलब 5-6 चीजें याद कर रखी थी। एक तो हमारे होते हैं SDG, पता है ना आपको, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सतत विकास के लक्ष्य। ये वाले आपको 13 के 13 याद होने चाहिए, एकदम टिप्स पे, 2, 3, 4, 5 सारे एकदम टिप्स से। जैसे कोई भी गरीबी पे क्वेश्चन आया, मुझे याद था कि SDG 2 तो डालना ही डालना है, नो पॉवर्टी जीरो होगा पहला, सॉरी SDG 1, ठीक है? तो एकदम 13 के 13 आपको ऐसे याद हो जाना चाहिए कि क्वेश्चन आते ही आपको समझ में आ जाए इसमें ये वाला SDG डालना है। जैसे क्लाइमेट एक्शन पे आ गया तो मैं SDG 13 डालूं ही डालूंगी, चाहे मैं इंट्रो में डाल दूं चाहे मैं कंक्लूजन में डाल दूं, लेकिन मैं कोशिश करती थी कंक्लूजन में डालूं। तो आप अपने कंक्लूजन में एक तो SDG डालेंगे, एक अभी वो जो प्राइम मिनिस्टर का मन की बात में वो 5 प्रण वाला याद है ना, याद कर लीजिए, 5 विकसित देश और जो भी हैं उनका, वो वाले मैंने पूरी कोशिश की कि लास्ट में जहां भी हो सके 5 प्रण 1-2 क्वेश्चंस में लिख दिए, ठीक है? और उसके बाद एक था 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनानी है, ये मैंने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना देंगे और ऐसे मतलब लास्ट में थोड़ा सा आशावादी होना चाहिए। और भी थे, मतलब ऐसे 4-5 मुझे अभी याद नहीं आ रहे हैं, मतलब ऐसे जो भी आपको पॉइंट मिले वो आपको न्यूज़पेपर से मिल जाएंगे, या मैंने किसी टॉपर की कॉपी से और देखा था कि पता नहीं किसी से देखा था कि वो कोई बुक डालते थे, जैसे कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए, कोई गरीबी या विकास को लेके, अमर्त्य सेन की बुक है काफी। तो आप कोशिश करिए कि ऐसा कुछ इनोवेशन करें कि मतलब एग्जामिनर को, क्योंकि मार्क्स वही देने होते हैं लास्ट में ही, तो थोड़ा सा अगर उसको लगेगा कि कुछ अलग हुआ है तो आप कोशिश करिए कोई बुक जो अच्छी है, मतलब अमर्त्य सेन की है, जो भी मतलब अच्छे लोग हैं इकोनॉमिक्स में या पॉलिटिक्स में, आप उनकी बुक कोट कर दें, मतलब नीचे कि इस बुक में भी भारत के लिए ऐसा कहा गया है, तो मतलब हम आशा करते हैं कि तब तक हम ऐसा कर रहे हैं, मतलब अच्छा, मतलब एक पॉजिटिव नोट पे खत्म करना है। तो कंक्लूजन डन। और तो बस यही बताना है मुझे। हाँ बोलिए। गुड इवनिंग मैम। तो आंसर राइटिंग में डायग्राम का यूज कैसे करता है? हाँ, डायग्राम देखिए, टाइम इतना कम होता है, बहुत कम,
सिर्फ 7 मिनट होती है 10 नंबर वाले क्वेश्चंस में, और आपको उस टाइम क्वेश्चन पढ़ना है, फिर समझना है, उसके बाद सोचना है कि अलग क्या लिखना है, उसके बाद फ्रेम करना है कि ये इंट्रो में ये ऐसे ऐसे, और फिर डायग्राम्स भी बनाने हैं। लेकिन डायग्राम्स बिल्कुल बनाइए, कोशिश करिए कि डायग्राम हर जगह बनाए। जैसे मैप, एक तो मैप हो गया, एक तो मैप वर्ल्ड का भी और इंडिया का भी, मतलब दोनों मैप आप एकदम ऐसे कर लीजिए कि 2 मिनट में बना दे, 2 सेकंड में। शुरू में थोड़ी दिक्कत आएगी, मैं देख के बनाती थी 1-2 बार, लेकिन 2 बार मतलब 4-5 बार मैंने प्रैक्टिस की और फिर 1-2 टेस्ट में यूज किया तो मतलब हो गया, फिर वो अपना हाथ ऐसा फ्री हो जाता है एकदम मैप पे। तो वर्ल्ड वाला भी, वर्ल्ड का भी आपको एकदम मतलब एग्जैक्ट नहीं बनाना है कि आपको ड्राइंग बनानी है, ऐसा कि हाँ समझ में आ जाए कि हाँ ये वर्ल्ड का मैप है, ठीक है। तो मैप बनाइए आप वर्ल्ड का और इंडिया का। और फ्लो डायग्राम मतलब फ्लो चार्ट जैसे लिखते हैं तो उसमें बना सकते हैं। जैसे मैंने लास्ट टाइम 1-2 ढूंढे थे, उस टाइम दिमाग में रहते तो नहीं है, लेकिन अगर प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी तो आ जाएंगे। जैसे मैंने एक ये देखा था किसी की नोटबुक में, मतलब मैं अलग बनाती थी थोड़ा ऐसे, यहाँ हेडिंग लिखती थी और फिर ऐसे करती थी, ऐसे 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 और ऐसे। मैंने ये किसी की में देखा नहीं था, 1-2 लोगों की में देखा था तो मुझे लगा अच्छा है। तो ऊपर मैं लिखती थी पॉजिटिव और नीचे मैं लिखती थी नेगेटिव, तो थोड़ा अच्छा लगता है। और अगर ज्यादा मुझे याद रह जाता तो मैं यहाँ ऐसे कर देती थी, यहाँ नेगेटिव मतलब नकारात्मक और यहाँ ऐसे करके सकारात्मक फिर लिखती थी, तो अच्छा लगता है। मतलब पूरा पेज अगर आपका कहीं आपसे पूछा गया है, कोई स्कीम दे दी और आपसे पूछा जाए कि बताइए इसके प्रोज और कॉन्स क्या होंगे, तो आप पूरे पेज पे अगर ऐसे बना रहे हैं तो मुझे लगता है ये हिट करता है। तो ऐसे डायग्राम्स जो मतलब अच्छे लगे। एक ये मैं बनाती थी, एक ऐसे बनाती थी कि यहाँ मतलब जैसे टॉपिक लिख दिया, जैसे ये पेज होता है ऐसे ऐसे, यहाँ मैं टॉपिक लिख देती थी और फिर ऐसे 1 2 3, फिर जैसे याद आते रहते थे पेपर में, क्योंकि पहले से तो सोचते नहीं है, लिखते रहते याद आते रहते हैं, तो मैं बढ़ाती रहती थी ऐसे करके ऐसे। तो ये वाला एक और होता ही है, और तो सिंपल होता ही है कि यहाँ एडिंग डाल दो 1 2, ये सबसे इजी है। जब लास्ट में एकदम 4-5 क्वेश्चन बचे हैं और एकदम घसीट के लिखना है तो उस टाइम ये वाला लास्ट में तो ऐसे ही होता है, टाइम इतना कम रहता है। और इथिक्स वाले पेपर में तो बहुत मतलब टाइम का ये है कि इस बार भी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, एक पे क्वेश्चन 10 नंबर का रह ही गया वो, क्योंकि थोड़ा सा टाइम का इश्यू रहता है इथिक्स में। और इस बार शायद थोड़ा लेंथी पेपर था, सबका ही छूटा है, तो आप कोशिश करिए कि पेपर छूटे ना किसी भी हालत में, मतलब थोड़ा चाहे लास्ट में। इस बार मेरे को लगा कि थोड़ा भर भर के लिखना है, तो मैंने दोनों पेज फुल यहाँ तक लिखा भर भर के इस वजह से वो एक छूट गया। लेकिन आप कोशिश करिए कि लिखें तो अच्छा। मतलब मैंने बात की ऐसे टॉपर से जो जिनको अच्छे मार्क्स मिले थे मेंस में, तो सबने ये बोला कि भर के लिखना है, यहाँ तक लिखना है, उसको लगना चाहिए कि हाँ इतना था इसको, है ना। तो मतलब लिख देना है पूरा, जब तक आपका चल रहा है पेन, आप कोशिश करिए कि पूरा लिखें, ठीक है। लास्ट में फिर देख लेना है कि अगर टाइम आपको लगे कि कम पड़ रहा है तो फिर छोड़ दीजिएगा, थोड़ा कम लिखिए। लेकिन मैंने इथिक्स में छोड़ा ही नहीं, मुझे लगा पूरा ही लिखना है और फिर छूट गया इस चक्कर में। तो आप ऐसा मत करिए, मतलब कोशिश करिए कि पेपर पूरा हो जाए। ओके, यस एक यस बार बार की मतलब क्वालिटी भी होनी चाहिए।